गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है। तो आव्यूह जिसका नाम है मैट्रिक्स या मैट्रिसेज। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया अगर एक आव्यूह है और एक से ज़्यादा है तो मैट्रिसेज। ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये अंग्रेजी में कहेंगे आव्यूह है मेन नाम। तो अब देखिए अध्याय एक और दो के आपको मैंने जो पुराने पेपर आए हुए थे वो भी वीडियो डाल दिया है। खाली उसमें आपको बस फ़ोटो दिखेंगे जो भी प्रश्न हैं तो उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना पेपर में। उन्हीं में से क्या पता उसी तरह के प्रश्न और दोबारा से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। तो आव्यूह क्या है, पहली बात तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए रैखिक समीकरणों को हल करने में इसका प्रयोग होता है। रैखिक समीकरण मतलब जैसे मान लीजिए आपको x+2y = 4 दिया है और 2x+3y = 6 दिया है। आपसे कह रहा है कि इन दोनों को हल करिए और आप कहेंगे कि चलिए इसको घटाते हैं। कई सारी आपको विधियां आती हैं, उनसे एक्स और वाई के मान निकालोगे। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपको समीकरण इस तरह की दी गई हो, x+2y+3z+4t+5m = 6। एक समीकरण ऐसी ऐसी 4-5 समीकरण दी हो, अब इनको हल करो कहेंगे आपसे। तो देखिए एक तो विधि है आपके पास कि आप इनको ऐसे ही हल करो। एक दूसरी विधि है कि आप लोग आव्यूह विधि से हल करो। तो ये प्रश्न आगे आएंगे जब हम करेंगे आगे को चैप्टर को, तो एक जगह पर ये वाले प्रश्न आएंगे, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिलहाल जो भी पढ़ रहे हैं उसमें रैखिक समीकरणों को हल करना ही है। उसके बाद उसके बाद आगे पर कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी, मतलब यही चीज़ हमारे लिए जो ज़रूरी है कि ये प्रयोग होगा। आगे देखिए दूसरा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर में, वहाँ पर आव्यूह का प्रयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। और जो बजट होता है, बजट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा होता है कई सारा। तो उस पूरे डेटा को आव्यूह के रूप में लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर फाइल्स में, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, उन चीज़ों को हल करके जो टोटल बजट है वो निकाला जाता है। ठीक है। अलग अलग तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। तो अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसे सीख भी लेते हैं। सबसे पहले आव्यूह को दिखाते किस तरह से हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेज या आव्यूह का निरूपण। इसके लिए आप लोग देखिए कि आप लोगों को क्या है कि एक इस तरह से आयत के रूप में एक बॉक्स बनाना होता है। इस बॉक्स के अंदर आपने क्या करने थे, अवयव लिखने होते हैं। जैसे मैंने लिखा है 2, 8, 10, 1, 5, 3, 1, 9 और 8। ये हमने अवयव लिख दिए हैं। यानी जो इसके अंदर लिखे जाते हैं इनको अवयव या प्रविष्टि बोलते हैं। अवयव या प्रविष्टि तो मैंने लिखा है, देखिए बना रखा है यहाँ पर। दूसरा, इस बॉक्स के अंदर जितने भी ये अवयव लिखे गए हैं, इन अवयवों को इस तरह से एक आयताकार रूप में दिखाना, आयताकार बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स के अंदर दिखाना ही क्या है, आव्यूह है। ठीक है। जो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी को आव्यूह कहते हैं। और देखिए इसमें कि जो ये पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है इसे पंक्ति कहते हैं, जो इस तरह चल रही है, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये तीसरी पंक्ति होगी। तो हमने लिखा भी है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। यानी जो सीधे में है ये पंक्तियाँ हैं, और जो ऐसे आपके खड़े में हैं ये स्तंभ हैं। आप जानते होंगे स्तंभ हमेशा क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, यानी खड़े होते हैं इस तरह से। तो ये पहला स्तंभ देखिए, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ को हम कहते हैं कॉलम और पंक्ति को कहते हैं रो। अगर मैं फर्स्ट रो कहूँ तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति रो कहेंगे। ठीक है। और ये रो होगी इस तरह से, और ये हो गया कॉलम। इतना समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अंदर जो रखे गए हैं ये हैं अवयव। ठीक है। अवयव यही क्या है, हमारा डाटा है। तो और इसके बाद देखिए इसके साइड में यहाँ पर गुणा करके कुछ लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1, 2, 3। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं गुणा, फिर स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 3 स्तंभ हैं। तो यहाँ 3 × 3 क्या है, ये इसका ये जो चीज़ होती है साइड में लिखा गया है, ये पंक्ति और स्तंभ की संख्याओं को दिखाता है, और इसे बोलते हैं कोटि। यानी जो आव्यूह हमें दिया गया है अंदर ये पूरा बॉक्स, इसकी कोटि क्या होगी, आव्यूह की कोटि कहते हैं। और इंग्लिश में इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक जो हमारे पास बहुत सारा डाटा है उसे एक आयताकार रूप में उसके अवयवों को रखना, इसे क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है। अब आगे जो इसके यहाँ पे लिखे रहते हैं ये क्या बताता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। यानी पहला वाला हमेशा पंक्तियों की संख्या होगा, दूसरा वाला हमेशा स्तंभों की संख्या होगा। इसे क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से एक प्रश्न आता है, आपको इस तरह से एक क्या दे देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि इसकी कोटि बताओ। तो आप लोगों को पंक्तियों की संख्या पहले गुणा स्तंभों की संख्या बाद में लिखना है। और ध्यान देना कि जब इन दोनों को गुणा करोगे, 3 × 3 कितना आएगा, 9। यानी ये 9 क्या होगा, इसके अंदर अवयव गिन लीजिए कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो कोटि है, कोटि क्या बताती है हमें, अवयवों में अवयवों की संख्या को भी दिखाती है। अवयव या प्रविष्टि कहेंगे। ठीक है। इनको समझ में आ गया। अब इसको दिखाने का एक आसान तरीका है, जो एक क्या है, जनरल तरीका, सामान्य रूप है। वो है कि आप हर अवयव को
ए से दिखाते हैं, ए आई जे से। ए आई जे मतलब आई हो गया जो पहला वाला, देखिए ए आई जे से दिखाते हैं हर अवयव को। आई पहला वाला हो गया जो ये दिखाता है पंक्ति की संख्या, और ये जे दिखाता है आपका कॉलम की संख्या, यानी जो स्तंभ है उसकी संख्या। अब देखिए जो यहाँ पर अवयव है, पहला अवयव, ये पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, तो इसलिए इसमें A11 आया है इसका नाम। दूसरा वाला अवयव देखिए, ये पहली पंक्ति है, इसी पंक्ति में है, लेकिन दूसरे स्तंभ में है, तो A12 आ गया। यानी जो ये लिखा जा रहा है ना नीचे पर, ये पहला वाला हिस्सा बता रहा है पंक्ति को, दूसरा वाला हिस्सा बता रहा है क्या, स्तंभ को। यानी हर अवयव को इस तरह से दर्शाया जाता है, A11, A12, A13 ऐसे। अब यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो A21 हो गया, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। समझ में आया? तो हम लोग इस तरह से A1N तक ले गए, फिर ऐसे 2 से भी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कितनी है ये कितने स्तंभ है, N स्तंभ है, तो N तक गया। और यहाँ से यहाँ को कितनी पंक्तियाँ हैं, M पंक्तियाँ हैं, ठीक है, तभी M तक गया। तो इसका मतलब इसकी कोटि क्या होगी, कोटि देखिए पहले आएगा पंक्तियों की संख्या यानी M, जो ये लिखा है, और फिर गुणा स्तंभों की संख्या यानी N। अगर इस तरह से आपको एक आव्यूह दिया गया हो तो उसमें पंक्तियाँ देखोगे कितनी हैं, तो हमें दिख रहा है N पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ देखोगे कितने हैं, तो M हैं। यानी पंक्तियाँ कितनी हैं, M हैं, और स्तंभ कितने हैं, N। तो पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं जितने अवयव, यहाँ डॉट डॉट मतलब बहुत सारे अवयव हैं, यहाँ भी बहुत सारे अवयव हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम चाहें तो इन सभी अवयवों को एक शॉर्ट तरीके से भी दिखा सकते हैं, इतने बड़े को ए आई जे करके। आई और जे क्या है, वो पंक्ति और स्तंभों की संख्या जहाँ पर होगी उस हिसाब से आप रखोगे। इस अंदर के पूरे हिस्से को खाली ए आई जे करके शॉर्ट में लिख दिया, बाकी एम गुणा एन बाहर पर चल ही रहा है, वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जरा किस तरह से आप इसको दर्शाते हैं। पहला उदाहरण देखिए, इस तरह से एक आपको टेबल दी गई है जिसमें एक तरफ फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3 है, और पुरुष कर्मी फैक्ट्री 1 में 30 हैं और महिला कर्मी फैक्ट्री 1 में 25 हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे होंगे। इसी तरह से फैक्ट्री 2 पर जाओ, ये रही, इसमें पुरुषकर्मी 25 हैं और महिला कर्मी 31 हैं। फैक्ट्री 3 में जाओ, पुरुषकर्मी 27 हैं और महिला कर्मी 26 हैं। तो अब आपको ये सूचना जो दी गई है, कह रहा है कि उपर्युक्त सूचना को एक 3 गुणा 2 के आव्यूह में निरूपित कीजिए, और ये काम करना है आपको कि 3 गुणा 2 का आव्यूह बनाना है, यानी एक आव्यूह बनाना है। पहला 3 का मतलब क्या है, 3 पंक्तियाँ, 1 2 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए। 2 का मतलब क्या है, 2 स्तंभ होने चाहिए। इस तरह से आपको इसको यहाँ पर अवयवों को लिखना है और ये इस तरह से दिखाना है, ठीक है। दूसरा काम जब आप दिखा दोगे, उसके बाद तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, यानी ए होता है ना, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A32 का मान क्या होगा, वहाँ पर कौन सी प्रविष्टि है वो बताओ, कह रहा है। करते हैं जरा। तो हमने क्या किया, हमें पता था 3 गुणा 2 का आव्यूह बनाना है, तो हमने देख लिया कि एक इस तरह से आव्यूह बनाया, यहाँ 3 गुणा 2 लिख लिया। 3 का मतलब 3 क्या होंगी, पंक्तियाँ होंगी, ये 3 है, और 2 स्तंभ का मतलब ये 2 स्तंभ होगी, 1 और 2, यानी इतने अवयव आएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट रख लो आप 30 25 27 25 21, ये दिखे हैं जो जो भी आपको यहाँ पे डेटा लिखा है, सब इस तरह से रख दिया। और आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ आ रहे हैं, तो ये A3 3 गुणा 2 का एक आव्यूह बन गया बॉक्स के अंदर जब आपने लिख लिया। तो बस उसको किसी भी एक डेटा को ना, जो डाटा है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना ही क्या है, आव्यूह है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा काम, ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति पूरी है, और दूसरा अवयव दूसरे स्तंभ में, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ कहाँ पर आएगा, 26, यही तो है ना। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति में गए आप, अब आपको सिर्फ तीसरी पंक्ति से मतलब है, और दूसरे स्तंभ से बताइए कहाँ मिल रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 26 पे मिल रहा है ना। तो आपका जो 26 है यही है A32 26, और इस तरह से आप इस अवयव को दिखाओगे A32 करके, ठीक है। जिस भी पंक्ति और जिस भी स्तंभ का है वही उसके नीचे पर लिखा जाएगा, 32 जैसे लिखा है, और उसका मान निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। आप देखोगे आव्यूह को तो आसानी से निकाल लोगे। आगे ऐसे प्रश्न और भी आएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ बताइए। कोटि मतलब बहुत सारी हो सकती हैं। अब मैंने आपको कोटि बताया था जो साइड में लिखे रहते हैं, जैसे एक ऊपर 3 गुणा 3 था, जब इनको गुणा करते हो तो हमारे पास अवयवों की संख्या आती है ना 9। यानी जब हम कोटि को हल करेंगे, कोटि को अगर हल कर देंगे m गुणा n को mn, तो यह mn क्या आएगा, संख्या अवयवों की, और ये क्या होगा, कोटि। तो देखिए आपको 8 अवयव दिए हैं, आपसे कह रहा है कोटि बताओ इसकी संभव कोटियाँ। तो आपको पता है कि जो 8 आया है ये दो संख्याओं को गुणा करके आया होगा, ठीक है। जैसे 3 गुणा 3 बराबर 9 था, अब 9 अवयव हैं, तो ये किससे आया है, दो संख्याओं को गुणा करने के बाद ही आया होगा।
तो बताइए 8 कैसे आ सकता है? आपको पता है एक तो 1 गुणा 8 करेंगे तब भी आ सकता है, यानी एक होगा आपका एक पंक्ति और 8 स्तंभ हो सकते हैं ना। संभव तभी कह रहा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। अब यहाँ पर तो 3 गुणा 3 बराबर 9 दिया हुआ था, अगर सिर्फ 9 दिया होता तो 3 गुणा 3 ही से 9 आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। 1 गुणा 9 करने में भी तो आता है 9, ठीक है, और 9 गुणा 1 करने पर भी 9 आता है। तो संभव का मतलब बहुत सारी कोटियां हो सकती हैं, उनमें से ही कोई एक होगी। तो 8 किन किन से आता है? पहले 1 गुणा 8 कर लिया। अब 2 से देखो, 2 से भी गुणा करके आता है क्या 8? बिल्कुल आता है, 2 गुणा 4 करके। 3 से उसको किसी संख्या को गुणा करके 8 आता है? नहीं आता, इसलिए 3 को छोड़ा। फिर 4 से 2 को गुणा करके 8 आता है, और 8 से 1 को गुणा करके भी 8 आता है। ध्यान देना, जब आप यहाँ पहुँचे ना और जैसे ये आया तो आपने देखा कि इसका उल्टा है, यानी अब अगला वाला जो होगा वो अगले वाले का उल्टा होगा, यानी यहाँ से पहले तक जितनी होंगी कोटियाँ उसका ही उल्टा आगे भी होंगी। ध्यान रखना, 1 गुणा 8 और 8 गुणा 1 अलग अलग है। 1 गुणा 8 का मतलब क्या है कि एक पंक्ति है, ये एक ही पंक्ति है, इसमें 8 आपके स्तंभ हैं, ठीक है, इस तरह से। ये 1 गुणा 8 है। 8 गुणा 1 क्या है? 8 पंक्तियां हैं, इस तरह से 8 होंगी, और स्तंभ एक ही है। तो अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए ये दोनों अलग हैं। आप ये मत सोचना कि 2 गुणा 4 और 4 गुणा 2 एक ही है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और 1 गुणा 8 8 गुणा 1 भी अलग अलग है। तो इस तरह से ये इसकी संभव कोटियाँ हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा उदाहरण देखिए। अब आपको कह रहा है कि 3 गुणा 2 एक आव्यूह की रचना करिए, कह रहा है 3 गुणा 2 की। आपको ए आई जे बराबर ये दिया है, ये ए आई जे क्या है? अवयव को दिखाता है ना। पहला अवयव चाहिए तो आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 रख लो, तो यहाँ पे पहला अवयव आ जाएगा। आसान प्रश्न है, पहले तो 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है। तो हमने एक आव्यूह इस तरह से बनाया 3 गुणा 2 का, और इसके अंदर हमने अवयव लिख लिए। 3 इसमें पंक्तियाँ होंगी और 2 इसमें स्तंभ होंगे, हमको पता था। पहला A11 A12 A21 A22 A33 A1 A32, ये इनकी संख्याओं के आधार पर लिख दिया हमने, जिसका स्थान जहाँ पर है उसको वैसे ही लिख दिया। एक आपको ऊपर मैंने जनरल रूप भी दिखा रखा है, सामान्य रूप, उसी से लिखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको चाहिए A11। अब आप क्या करोगे? A11 यानी यहाँ I की जगह 1 और J की जगह 1 रखोगे, इसमें I की जगह 1 J की जगह 1 रखा। अब इसको हल करोगे तो 1 - 3 आएगा, वो -2 होगा। बाहर आपको पता है मॉड लगा है, मॉड के अंदर -2 है तो +2 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है, यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2 से 2 काटोगे 1 आ गया, यानी A11 तो 1 आ गया, वहाँ रख लो। अब A12 चाहिए तो A12 रखो, इसमें I की जगह 1 J की जगह 2, I की जगह 1 रखोगे और J की जगह 2, तो 1 - 3 × 2 होगा। 2 इसको गुणा करोगे पहले, 1 - 6 आएगा, वो -5 आएगा। अब मॉड के अंदर है तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5/2 कटता नहीं है, इसलिए 5/2 ही रहने दिया। इसको हमने A12 की जगह रख लिया। इसी तरह A21 निकालोगे तो A21 में I की जगह 2 है, इसके साथ में तुलना करके देखो इसको और इसको। I की जगह 2 है, J की जगह 1 है, तो I की जगह 2 रखा, J की जगह 1 रखा इसमें। तो 2 - 3 -1 आया, -1 मॉड के अंदर है तो मॉड क्या करता है, उसको प्लस कर देता है, तो 1 आ जाएगा 1/2। ऐसे A22 निकाल 1/2 रख दिया यहाँ पर, इसके स्थान पर। A22 निकालोगे तो दोनों की जगह 2 रखोगे यहाँ, तो हल करोगे A31 निकालोगे A32। कहने का मतलब वो जितने कोटि की आयु कहेगा ना आप उतने की बना सकते हो, अगर आपको ये चीज़ दी गई है ऊपर पे जो है, ये अगर आपको दिया गया है अवयवों के लिए, तो आप जितनी कोटि की बनाना चाहते हो आयु उतने कोटि की बना सकते हो। लेकिन पहले ये देख लेना 3 गुणा 2 कह रहा है तो किस तरह का बना लेना जिसमें 3 आपको क्या दिखें, ये 3 आपको रो क्या पंक्तियाँ दिखें और 2 आपको स्तंभ दिखें, ठीक है। तब फिर आपके लिए आसान है, अब तो अवयव आपने यहाँ रख के सारे मान निकाल के ऐसे रख दोगे, तो जो आपका उत्तर आएगा आव्यूह वही आपका उत्तर हो गया। हमेशा जब भी आव्यूह बनाओगे हमेशा इसके साइड में कोटि जरूर लिखना, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। आव्यूह जो है उसकी कोटि से ही उसकी पहचान होती है। बिना कोटि के अगर आपसे कहता है एक आव्यूह बनाइए तो आप कहाँ तक AIJ ढूंढते, इसके आगे भी तो अवयव कितने ही होते ना। जब आपको कहा उसने कि 3 गुणा 2 कोटि की बनाइए तो आपको पता चल गया कि 3 दूनी 6 ही अवयव होंगे, तो फिर आपने इस तरह से रखा। समझ में आ रहा है? तो काफ़ी आसान है ये आव्यूह, और ये आपको BSc या आगे जो भी आप इंजीनियरिंग जिस भी फील्ड में जाओगे तो उसके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपको आव्यूह दोबारा से मिलेगा। जो चीज़ यहाँ सीख रहे हो ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी, ठीक है, सेम ही होंगी लगभग सारी चीज़ें। कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ अच्छे से पढ़ना आव्यूह। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो है वो डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें, दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सालों के लिए, और बहुत आसान भी हैं। नंबर यहाँ से देख कर ही आ जाते हैं, कुछ भी ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न अगला नहीं है, फिलहाल आव्यूह के प्रकार हैं। तो आव्यूह के प्रकार देख लीजिए कितने होते हैं। तो अलग अलग तरह की मैट्रिक्स जो है वो अलग अलग तरह की होती है। तो पहली होती है स्तंभ आव्यूह।
या इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। स्तंभ का मतलब होता है, आपको पता है, जिसमें एक ही स्तंभ हो ना, उसको ही स्तंभ आव्यूह कहेंगे। यानी आपको पता है कि आप दिखाते थे ए आई जे एम गुणा एन से। पहला एम तो दिखाता था आपको क्या, पहले तो आप कोटि को देखिए, केवल एक ही स्तंभ हो ऐसे आव्यूह को आप स्तंभ आव्यूह कहते हैं। कोटि क्या होगी, कोटि एम गुणा एन होती थी। आपको पता है एम तो दिखाता है पंक्ति को, पंक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा है स्तंभ आव्यूह में, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, सिर्फ स्तंभ एक होगा। दूसरा वाला एन जो होता है वो स्तंभ को दिखाता है, स्तंभ एक ही होगा, तो स्तंभ की जगह एक लगा लिया हमने। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्तंभ आव्यूह की कोटि क्या है, तो आपको एम गुणा वन लिखना है वहां पर। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं पेपर में, और फिर हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये सारा का सारा एनसीईआरटी की हमारी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कोटि एम गुणा वन हो जाएगी इसकी। आव्यूह को ए आई जे एम गुणा एन से दिखाते थे, तो अब एम गुणा एन की जगह इसकी कोटि आ जाएगी एम गुणा वन। ठीक है, और उसके बाद एक उदाहरण देख लीजिए, ये एक उदाहरण है जिसमें एक ही स्तंभ है, लेकिन तीन क्या है आपकी, क्या है, पंक्तियां हैं। तो स्तंभ एक ही है, तो तीन पहले पंक्तियां गुणा स्तंभ, तो तीन गुणा एक इसका क्या हो जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगा। समझ में आ गया, काफ़ी आसान है, कोई टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पंक्ति आव्यूह दूसरा। पंक्ति को रो कहते हैं, तो इसलिए पंक्ति आव्यूह को रो मैट्रिक्स कह देंगे। आगे देखो इसमें क्या होगा, जैसे स्तंभ आव्यूह में था एक ही स्तंभ, तो पंक्ति आव्यूह में एक ही पंक्ति हो, तो कोटि इसकी होती है एम गुणा एन, और पहला वाला एम दिखाता था पंक्ति को, अब पंक्ति एक ही है तो एक गुणा एन होगा। ठीक है, स्तंभ के लिए कुछ नहीं कहा है इसमें, और इस तरह से आप एक गुणा एन लिख कर आव्यूह को दिखा सकते हो, ए बराबर ए आई जे वन गुणा एन। समझ में आ गया, तो काफ़ी आसान है। एक उदाहरण देख लीजिए जिसमें एक ही पंक्ति है लेकिन तीन स्तंभ हैं, तो एक गुणा तीन इसका क्या हो गया, कोटि हो गया इसकी। समझ में आया, आसान थे। वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स, आप जानते हो वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई यानी अगर आप इस चीज़ को देखो तो स्तंभ कहोगे, इसको पंक्ति कहोगे। अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, तभी तो वो वर्ग आव्यूह बनेगा ना, लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर, यही तो हुआ। तो यहीं से बना है, इसलिए इसमें क्या होगा, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। यानी जो m गुणा n था ना, अब दोनों m हो जाएंगे, या दोनों n सेम होंगे। ठीक है, तो इसको दिखा सकते हो, कोटि इसकी m गुणा m के रूप में दिखा सकते हो, या n गुणा n, कुछ भी दिया हो सकता है वहाँ पेपर में। हाँ, अगर ऑप्शन में आएगा कि वर्ग आव्यूह की कोटि बताइए, चार ऑप्शन नीचे दे दिया आपको, एक दो तीन चार, और एक ऑप्शन में आपको m गुणा m दे दिया, या n गुणा n, जो भी होगा वो सही होगा, दोनों नहीं देगा साथ में, यानी दोनों जगह सेम वाले जिसमें होंगे वही क्या हो सकता है, तीन गुणा तीन आ जाए। तीन गुणा तीन में तो वर्ग आव्यूह है ना, तो ऑप्शन में जो भी चीज़ में दोनों सही सेम दिए होंगे, वही वाला आपका क्या होगा, वर्ग आव्यूह की कोटि होगी। ठीक है, तो इस तरह से पेपर में प्रश्न आते हैं। उदाहरण के रूप में आपके लिए लिखा है एक ये उदाहरण, जिसमें देखिए एक और दो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ हैं, तो ये दो गुणा दो का एक वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग आव्यूह काफ़ी आसान है, क्योंकि आप वर्ग के बारे में पहले से जानते हो। आगे बढ़ते हैं, विकर्ण आव्यूह। अब देखिए जो वर्ग होता है ना, वर्ग में ही विकर्ण होता है सामान्यतः। अब होता तो आपको कहोगे कि रेक्टेंगल यानी आयत में भी होता है, लेकिन जो सही में आव्यूह होता है, आप जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण होता है, वो वर्ग का ही माना जाता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने वर्ग आव्यूह पढ़ा, अब देखिए अगर आप कहेंगे कि आयत में भी विकर्ण है, तो देखिए हमने कहीं पर आयत आव्यूह नहीं पढ़ा है अभी तक, यानी आयत आव्यूह ऐसा कोई आव्यूह बनाया नहीं गया है। बनाना चाहते तो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। तो इसलिए वैसे भी आप सोचिए कि सारे आव्यूह जो हैं वो आयत आव्यूह हैं, हर किसी में लंबाई और चौड़ाई तो है ही ना, तो इसलिए आयत आव्यूह नहीं बनाया गया है। तो विकर्ण आव्यूह हम देखेंगे किसमें, सिर्फ जो अभी तक हमने पढ़ा है कि एक वर्ग आव्यूह में। विकर्ण को आप डायगोनल कहते हैं, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब ध्यान देना कि जो वर्ग आव्यूह होता है वही विकर्ण आव्यूह बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते, क्योंकि विकर्ण वर्ग में ही है। कॉलम जो आपका पढ़े थे, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, इनमें कोई भी आपका विकर्ण नहीं होता, इसलिए उनमें नहीं बन सकता, ये सिर्फ बनेगा वर्ग आव्यूह में। तो वर्ग आव्यूह में क्या होना, मतलब होना चाहिए, पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए, साथ में उसके सारे विकर्णों के अवयव होने चाहिए, और उसके अतिरिक्त जो भी अवयव है ना वो शून्य होने चाहिए। यानी विकर्णों में अवयव होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, उनकी मर्जी है, सेम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो विकर्णों के अवयव तो होंगे, देखिए मैंने विकर्णों वाले अवयव तो लिख दिए हैं, A11 A22 A33, इनके जगह के जगह से की वजह से। बाकी जो भी अवयव हैं सारे जीरो होने चाहिए। और पहली चीज़ आप देखोगे कि वर्ग हो, उसके अलावा विकर्ण में अवयव हों, लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी अवयव है ना वो शून्य हो। तो इस अवयव की पहचान सिर्फ विकर्ण के अवयवों के कारण ही है, बाकी तो जीरो है ना, जीरो की कोई पहचान नहीं। इसीलिए क्या होगा कि विकर्ण आव्यूह भी आसान है, वर्ग आव्यूह में
विकर्ण के अवयव होने के अलावा सारे अवयव अगर जीरो हों तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। समझ गए? इसको हम ए बराबर ए आई जे, देखिए यहाँ पर फिर से कोटि में m गुणा m ही आएगा क्योंकि वर्ग अवयव है ये भी एक। और ए आई जे बराबर, ये कभी पूछ लेता है इस तरह से कि चार ऑप्शन में देगा कि विकर्ण अवयव में कौन सा एक सही होता है। पहला ऑप्शन में ए आई जे बराबर 0 आई नॉट इक्वल टू जे देगा, दूसरे में ए आई जे बराबर 0 आई बराबर जे देगा, इस तरह से देगा। तो अब आप देखिए कि आपको पता है कि ए आई जे जीरो कब है, यहाँ पर A12 वाला जीरो है, A13 वाला जीरो है। देखिए जब 1 और 2 अलग अलग आ रहे हैं ना, 1 और 3 आई और जे यही तो होते हैं। देखिए बीच वाले जो अवयव हैं इनमें देखो आई और जे बराबर है, A11 आई की जगह भी 1 है, जे की जगह भी 1 है, ठीक है। और A22 आई की जगह जे, दोनों की जगह जी 22 है, तो ये जीरो नहीं है। यानी एक तो आप ये देख रहे हैं कि ए आई जे जीरो कब होगा, वो देख रहे हैं। एक आप देख रहे हैं ए आई जे जीरो नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आई और जे बराबर हों। देख रहे थे ना, विकर्ण अवयव की बात चल रही है इसमें। और ए आई जे जीरो कब है? जब आई और जे बराबर नहीं है। देखिए इन तीनों अवयवों में देखोगे तो आई और जे बराबर बिल्कुल नहीं है। A12 है, A13 है, A23 है, और नीचे वाले A21 है, A31 है, A32 है। यानी जब आई और जे बराबर नहीं है तो उस समय ए आई जे जो होता है, यानी जो अवयव होता है वो जीरो होता है। शॉर्ट में इस तरह से आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या क्या लिखना है आपको? ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना। क्योंकि ए आई जे जीरो नहीं होगा जब आई और जे बराबर होंगे, और ए आई जे जीरो होगा जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। ये विकर्ण अवयव की पहचान है। इस तरह का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लिखना, एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन आपको नोट्स मिल रहे हैं तो यहीं से लिखो पूरा। आगे देखो, अदिश आव्यूह की ओर चलते हैं। अब ध्यान देना, विकर्ण आव्यूह से अदिश में आ रहे हैं। विकर्ण आव्यूह जो है ना, ये भी एक तरह, मतलब अदिश आव्यूह जो है ये भी, अदिश को स्केलर कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, सदिश को वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर अदिश आव्यूह की बात हो रही है, सदिश आव्यूह नहीं होता है कोई भी। अदिश आव्यूह में क्या होगा कि जो ये विकर्ण आव्यूह है, अगर इसमें जो ये विकर्ण के अवयव अगर समान हो, विकर्ण आव्यूह में तो पता नहीं था ना समान हो ना हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या होगा कि जो विकर्ण के अवयव हैं ये समान होते हैं, यानी ए और ए ही जो भी होगा समान होंगे, बाकी सारे अवयव जीरो होंगे। तो यानी अदिश अदिश आव्यूह पहले विकर्ण आव्यूह होना चाहिए और उसके विकर्ण के सारे अवयव समान होने चाहिए। यानी अगर मैं इसको, एक तो आपको उदाहरण के रूप में ऐसे लिखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो अदिश आव्यूह है वो एक तरह का विकर्ण आव्यूह है। यानी उसमें विकर्ण के गुण तो होंगे ही सारे, देखिए बाकी अवयव जीरो हैं और सिर्फ विकर्ण के ही अवयव हैं। लेकिन अदिश की वजह से क्या हो गया कि एक ही संख्या आनी चाहिए जो विकर्ण में हो, यानी सेम हो। तो देखिए हमने इसको तो जिस तरह से लिखा था सेम इसी तरह से इसको भी लिखा है। ऊपर सेम लिखा है विकर्ण वाला गुण, ए आई जे जीरो नहीं है। नीचे वाला गुण देखिए क्या लिखा है, वहाँ हमने लिखा था नॉट इक्वल टू जीरो, हमने यहाँ लिखा है बराबर ए। यानी जीरो तो ये भी नहीं है, लेकिन ये ए क्या होगा, कोई ना कोई संख्या होगी जब आई और जे बराबर होंगे। तो दोनों एक ही तरह के हैं, सेम समझ जाओगे आप, ठीक है। उसके आते हैं तत्समक अवयव में। तत्समक अवयव, आप तत्समक अवयव तो जानते ही हैं कि जो ऐसा अवयव जिसको किसी भी दूसरे अवयव के साथ गुणा करोगे तो वो दूसरा अवयव आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ए के साथ में आपने किसी तत्समक अवयव को गुणा किया तो ए ही आएगा, ठीक है। और ऐसे जोड़ में जीरो होता है तत्समक अवयव, ए और जीरो को जोड़ेंगे तो ए ही आएगा। इसी तरह से आव्यूह में भी होता है एक तत्समक आव्यूह, जिसको किसी दूसरे आव्यूह के साथ अगर आप जोड़ दो ना यहाँ पर, तो आपका वही अवयव पहला वाला ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो तत्समक अवयव या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ये भी एक वर्ग अवयव होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, विकर्ण के सारे अवयव एक होते हैं, बाकी अवयव जीरो होते हैं। यानी ये जो देखिए, जैसे एक आपको उदाहरण दिया है, पहले तो ये 2 गुणा 2 का है और 3 गुणा 3 का वर्ग ही होना चाहिए। साथ में देखिए विकर्ण के सारे अवयव एक होंगे। ऊपर वाले में क्या था आपका, अदिश आव्यूह में विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सेम होनी चाहिए, एक एक दो दो भी हो सकते हैं। यानी जो ये एक एक वाला हम देख रहे हैं तत्समक ना, ये भी एक तरह से विकर्ण आव्यूह ही है। यानी नीचे लिखा है तत्समक आव्यूह जो होता है वो एक अदिश आव्यूह ही होता है, क्योंकि सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें एक और एक ही होगा हमेशा। दो दो होगा तो फिर ये नहीं होगा, आपका तत्समक आव्यूह नहीं कहलाएगा। तीन तीन होगा तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यानी देखिए एक इस तरह से लिखा है हमने, दो का एक, तीन तीन का लिखा है। और यहाँ देखिए वही सेम चीज़ लिखी है जो ऊपर थी, जो विकर्ण आव्यूह में थी, वही सेम है नीचे वाला। ए आई जे जीरो नहीं होगा जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, और ए आई जे वन होगा जब आई और जे इक्वल होंगे। ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हम सीख जाते हैं, लेकिन आपको जो ये लिखने वाला है ना, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए इसको अच्छी तरह से बार बार रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर।
कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, अगर अदिश आव्यूह में a बराबर 1 हो तो वह तत्सम आव्यूह होता है। आपको पता है अदिश आव्यूह में सिर्फ विकर्ण के गुण होते हैं, सारे अवयव बाकी जीरो होते हैं। तो अगर आप विकर्णों में एक एक लगा दो एक ही जगह, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तत्समक आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण के अवयव भी सेम होते हैं, कहा था ना अभी हमने ए लिखा था, तो मैंने उसी को देखते हुए बताया है कि अगर a बराबर 1 हो या जो भी आपका विकर्ण में अवयव था वो 1 हो, तो वो तत्समक आव्यूह जैसा बन जाएगा। और साथ में जो तत्समक आव्यूह होता है वो अधिस आव्यूह तो होता ही है, तो अब भी समझाया। तो ये प्रश्न भी कभी एक एक नंबर वाले में पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए इनको फालतू में मत लेना। एक नंबर के 10 क्वेश्चन आने हैं, तो हर क्वेश्चन को करना सही है, तो ये चीज़ें सीखनी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रकार है आव्यूह का शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में आप जानते हैं सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वर्ग आव्यूह हो, दो दो है, एक 2 गुणा 3 भी है, यानी किसी तरह का भी आव्यूह हो सकता है जिसमें सारे अवयव जीरो हों बस। चाहे वो वर्ग आव्यूह हो चाहे कुछ हो, ऊपर तक जितने थे वो सारे वर्ग आव्यूह होने जरूरी हैं। इसमें कोई ऐसा केस नहीं है शून्य आव्यूह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, शून्य आव्यूह आपका तत्समक आव्यूह नहीं होता है। तत्समक आव्यूह में विकर्ण वाले एक एक होंगे, ठीक है, इस तरह से एक एक, और बाकी जीरो होंगे, जबकि शून्य आव्यूह में सारे जीरो होंगे। ध्यान रखना, यहीं पर कन्फ्यूजन मत होना। समझ गए। अब आगे आव्यूहों की समानता है एक। इसमें क्या है, ऐसा करते हैं, इसको अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक फिलहाल इतना सीख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। नया चैप्टर है तो ज़्यादा तेज करना सही नहीं रहेगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पुराना भूल जाओगे। तो इसलिए नए चैप्टर में थोड़ा आराम से करेंगे, क्योंकि पहली बार ये चैप्टर आपके में आया है। फिर उसके बाद आव्यूह में समानताएं हम कल देख लेंगे, और प्रश्न उत्तर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से एक नंबर इतने अच्छी तरह से बनते हैं, आपको क्या बताऊँ। 6 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है यहाँ से। अभी आगे को जब सीखते हुए चलोगे तो काफ़ी आसान लगते रहेगा आपको। ठीक है, तो ये खाली बच्चों की तरह वाला चैप्टर है, बस ऐसा है कि इसका प्रयोग बहुत बड़ी बड़ी जगहों में होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।